सो हेलो एवरीवन। तो आज यार हम केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 17 लेने जा रहे हैं, या यूं कहो केमिकल बॉन्डिंग का आज हम लास्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में अगर कोई भी मेरे से जेई या नीट का स्टूडेंट पूछे कि भैया पूरी केमिस्ट्री में से सबसे इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक मुझे बता दो कौन से हैं, तो उनमें से एक टॉपिक लिस्ट में ए जरूर होगा जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल जेई मेंस में भी और नीट में भी इससे क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे किसी भी फॉर्म में आए, लेकिन इस कंसेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन आता ही है जेई मेंस में भी, नीट में भी और जेई एडवांस में भी। ये हो ही नहीं सकता कभी ऐसा पेपर बन जाए जिसमें इस कंसेप्ट का यूज ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज ये हम बिल्कुल ग्राउंड से उठा के बिल्कुल एडवांस तक इसको खत्म कर देंगे। आज चाहे आप जेई मेंस के स्टूडेंट हो या नीट के स्टूडेंट हो या जेई एडवांस के स्टूडेंट हो, आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, किसी भी एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए स्टूडेंट हो, आज के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो आपसे हो रहा होगा। ठीक बात है। तो शुरू करते हैं यार लेक्चर को। कॉपी पेन निकाल लो, ठीक है, कॉपी पेन निकाल लेना भाई, बस आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए देखना नहीं है, साथ साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, सो डैट 10 दिन बाद हल्का हल्का सा हम भूलते भी हैं। मेमोरी है यार, दिमाग है, मेमोरी कार्ड होना है, ठीक है, तो हल्का हल्का सा भूलते भी हैं। तो अगर नोट्स बना के रखेंगे तो रिवीजन होती रहेगी और हम भूलेंगे कभी नहीं। ठीक बात है। चलो तो बात करते हैं। वैसे मैं समझा इस तरीके से दूंगा कि आप वैसे भी नहीं भूलोगे, बट फिर भी रिवीजन के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास खुद के लिखे हुए नोट्स हों तो बात बन जाती है ना, तो लाइफ हमारी जिंगा लाला हो जाती है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि आपका केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 17 है। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं यार। शुरुआत में अगर मैं बात करूं, देखो अभी तक हम 16 लेक्चर ले चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, और हम कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और वंडर वॉल फोर्सेस को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पहले इनफैक्ट 11 लेक्चर जो थे वो हमारे पूरे कोवलेंट बॉन्ड पे ही थे। पहले 11 लेक्चर हमने कोवलेंट बॉन्ड पे लिए थे, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 11 तक। अरे यार, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडेशन, बॉन्ड एंगल, वीबीटी थ्योरी, एमओटी थ्योरी, ये सब हमने कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ही डिस्कस किया था, राइट। तो पहले 11 लेक्चर हमने कोवलेंट बॉन्ड पे लिए थे, उसके बारे में सब कुछ डिस्कस किया था। स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल पे लेक्चर लिया, हाइब्रिडेशन पे एंगल लेक्चर लिया, आपका थ्योरीज पे लिया, एमओटी थ्योरी, वीबीटी थ्योरी, सारा कुछ हमने कोवलेंट बॉन्ड का डिस्कस किया। फिर लेक्चर नंबर 12 से हम आए थे आयोनिक बॉन्ड की दुनिया में, और हमने 12 से लेके 15 लेक्चर तक हमने आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस किया डिटेल में, जितना हो सकता है, जितना आपके जेई एडवांस लेवल तक आता है सब डिस्कस कर चुके हैं। और लेक्चर नंबर 16 में, जो अभी हम पीछे ही लेके हटे हैं, उसमें हम वंडर वॉल फोर्सेस को भी डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल डिटेल में। हर एक तरह के वंडर वॉल फोर्सेस, डाइपल, डाइपल इंड्यूस, डाइपल, लंडन फोर्सेस, हर एक टाइप की आपकी वंडर वॉल फोर्सेस को हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले तो मैं आपके माइंड में ये डालना चाहता हूं, आपके माइंड में एक बार एक क्लियरेंस हो पहले सबसे, कि जो ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है। पहली बात तो आपको एक क्लियरेंस हो तो मजा आ जाएगा। और साथ साथ में ये भी क्लियरेंस हो कि वंडर वॉल फोर्स से वीक फोर्स है या स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक बात। बॉन्ड का मतलब फोर्स ही होता है, हम लेक्चर नंबर 1 में ही डिस्कस कर चुके हैं, ये सब तो बेसिक सी टर्म्स है कि बॉन्ड मतलब फोर्स ही होता है, हम लेक्चर नंबर 1 में ही देख चुके हैं। अच्छा, तो अगर आपके माइंड में एक क्लियरेंस आ जाए कि यार जो हाइड्रोजन बॉन्ड है कि कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है, या वंडर वॉल फोर्स से वीक फोर्स है या स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे पहले आपके माइंड में एक क्लियरेंस होनी चाहिए। एक क्लियरेंस होने लग गई तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हल्का हल्का जानना शुरू कर दोगे, कि आपको हल्का हल्का पहचान हो जाएगी इससे। और जब एक बार पहचान होना शुरू हो गई, इंट्रोडक्शन हो गई, उसके बाद मोहब्बत होना अपने आप शुरू हो जाएगी। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इस पे। तो देखो यार, सबसे पहले हमने देखा था कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। ये हम लेक्चर नंबर 15 था, 15 तक इनके बारे में हम बात करके हटे थे, कोवलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और हम एक बात करके हटे थे लेक्चर नंबर 16 में, जो अभी हम पीछे लेके हटे
हटे हैं वंडरवॉल फोर्सेस। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले अगर मैं आपके माइंड में एक क्लियरेंस देना चाहूं, आपके माइंड में कंपैरिजन सेट करना चाहूं कि कौन सी इसमें वीक है, कौन सी फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां स्टैंड करती है, तो सबसे पहली बात, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड से वीक फोर्स है या वीक बॉन्ड है, और वंडरवॉल से स्ट्रोंग है, वंडरवॉल से स्ट्रोंग है। तो अगर पहली बात तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए, कोई आपसे पूछे कि अच्छा बताओ कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी स्ट्रोंग फोर्स है या कितना स्ट्रोंग बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में, तो आप ये बोल सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड से वीक बॉन्ड होता है, लेकिन वंडरवॉल फोर्सेस के केस में जो बॉन्ड बनता है उससे स्ट्रोंग बॉन्ड होता है। ठीक बात है। क्यों स्ट्रोंग या वीक होता है, देखो इसके बारे में हम बात वैसे लेक्चर नंबर 1 में भी हल्की फुल्की करके हटे थे, अगर आपको हल्का फुल्का याद हो पन्ने पलट के देख लो अपने नोट्स के। देखो कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती थी, बॉन्ड एनर्जी जो होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, लगभग 200 किलो जूल पर मोल के बराबर होती थी, 200 किलो जूल पर मोल के बराबर होती थी। और जो वंडरवॉल फोर्स की बॉन्ड एनर्जी होती थी वो हमारी 8 किलो जूल पर मोल से कम होती थी कहीं। ठीक बात है, ये हम देख चुके हैं। बॉन्ड एनर्जी क्या होती थी, सारा कुछ हम बेसिक टर्म डिस्कस कर चुके हैं। बॉन्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है कि अगर कोई दो एटम के बीच में बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, या कोई बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको भी बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। एक ही तरीके से हम दो डेफिनेशन बना सकते हैं ना एक ही तरीके से, कि अगर दो एटम है, इन दो एटम के बीच में बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी लग रही है उसको भी हम बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं, या उतनी ही एनर्जी देंगे तो ये बॉन्ड टूट भी जाएगा। तो ये भी बोल सकते हैं कि कितनी एनर्जी चाहिए हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, उसको भी हम बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड के लिए बॉन्ड एनर्जी इतनी है, वंडरवॉल के लिए बॉन्ड एनर्जी इतनी है, और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो 8 किलो जूल से 42 किलो जूल पर मोल तक होती है। मतलब कि अगर कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड हो तो उसको तोड़ने के लिए हमें 200 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए होती है, और अगर वंडरवॉल फोर्स हो उसको तोड़ने के लिए हमें 8 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है तो उसकी एनर्जी के लिए 8 से 42 के बीच में कुछ एनर्जी चाहिए होती है। इसका मतलब हमें क्लियरली पता लग रहा है कि वंडरवॉल फोर्सेस सबसे वीक फोर्सेस हैं, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड। ठीक बात है। अच्छा, अगर बॉन्ड एनर्जी के वे में बोल रहे हैं कि इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है ना, इसकी सबसे बॉन्ड एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा, ये बीच में और ये सबसे कम। पहली बात इतना क्लियर है, एक क्लियरेंस मिल गया हमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं बीच में आता है। ठीक बात है। अब इधर से ही हम अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दुनिया में जाना शुरू करेंगे, क्योंकि अब आपको कंपैरिजन पता लग गया कि अच्छा जो हमने पहले 15 लेक्चर में पढ़ा था और जो हमने लास्ट 16वें लेक्चर में पढ़ा था उसके कंपैरेटिवली ए फोर्स आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है। तो ये कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है, और कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड से वीक है, और आपकी वंडरवॉल फोर्स से स्ट्रॉन्ग फोर्स है। क्लियर बात है। मैं स्टार्टिंग में टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ 2-3 बार, क्योंकि स्टार्टिंग में जरूरी होता है, आगे जाके आपका फ्लो बन जाएगा और मेरा भी फ्लो बन जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं भी लेक्चर शूट करना शुरू कर रहा हूँ तो मुझे भी फ्लो बन जाना है एक। ठीक है, चलो तो इधर से कहानी अपनी शुरू करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दुनिया में जाते हैं। तो लिखना शुरू करो, कॉपी पेन निकाल लो। आई होप अभी तक निकाल लिया होगा, लिखना शुरू कर दिया होगा। तो कभी सैंडविच बनाया है? आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सैंडविच बनाएंगे। कैसे बनेगा देखते हैं। लिखो, पहले 1-2 लाइन लिख लो, थोड़ा टाइम पास कर लो, है ना। नोट्स भी बनने चाहिए ना, ऐसा ना हो कि नोट्स बने ना पूरा समझ ही लिया बस हमने। ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन गेट सैंडविचड
when hydrogen get sandwiched between two highly electronegative elements, ब्रैकेट में चाहो तो ये भी लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, then hydrogen bonding occur. कभी सैंडविच बनाया है? सैंडविच बनाया होगा, खाया भी होगा। आज हम हाइड्रोजन बॉन्ड का सैंडविच बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनेगा। देखो, कहानी की शुरुआत कहां से होती है कि मान लो एक आपके पास ए एटम है, ए एलिमेंट है, जो कि एच के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक बात है। और इस ए एटम की खासियत क्या है? इसका नाम मैंने ए क्यों दिया? क्योंकि इसको मैं बोलता हूं एक्सेप्टर एटम या एक्सेप्टर एलिमेंट, कुछ भी बोल लो, एक्सेप्टर एलिमेंट। ये हमारा क्या है? एक्सेप्टर एलिमेंट, इसलिए मैंने इसको ए से डोनेट किया। इस ए की कुछ खासियत है। क्या खासियत है इसकी? लिखते हैं इस साइड। इस ए की कुछ खासियत है। पहली बात, ए की पहली खासियत ये है कि ये जो एक्सेप्टर एटम है, इसकी पहली खासियत ये है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 हो। मतलब कौन कौन से हो सकते हो? फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। ये हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देख चुके हैं पिछले चैप्टर में, पीरियोडिक टेबल में, है ना, कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, इसकी 3.5 और इसकी हमारी 4 होती है। ये हम देख चुके हैं। अच्छा, कुछ साथ में एक्सेप्शंस भी हैं, लिख सकते हो। एक्सेप्शन नहीं, स्पेशल केस लिख सकते हो। एक्सेप्शन एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, स्पेशल केस होता है, ठीक है, स्पेशल केस। कभी कभी कार्बन भी हमारा ये एक्सेप्टर होता है। कार्बन कौन सा? वो भी कार्बन कौन से वाला? कार्बन इन sp हाइब्रिडाइज स्टेट, sp हाइब्रिडाइज स्टेट। वो कार्बन जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, या कभी कभी क्लोरीन भी यूज हो जाता है, क्लोरीन इन चिलेशन। चिलेशन क्या होता है आगे जाके मैं बताऊंगा। एक रिंग बनाने को ही चिलेशन बोलते हैं। ये आगे जाके मैं बताऊंगा कि ये टर्म क्या होती है, इसी लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या बताया आपको कि एक एटम ए है जो कि H के साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है प्यारा सा। और इस ए एटम की मैंने कुछ खासियत बताई है कि इस ए एटम में क्या क्या खासियत है। कि पहली बात तो ए एटम को हम एक्सेप्टर एलिमेंट बोल रहे हैं, और उस ए जो है उसकी खासियत ये है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 3 है। मतलब इधर कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता, वो ऐसा एलिमेंट हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 हो, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में होता है। अच्छा, और कभी कभी स्पेशल केस भी बता दिया कि कभी कभी जैसे कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कि जब कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज होता है वो भी आपका ए एक्सेप्टर एलिमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होती है। मतलब है तो ये चीज ना, फिर पहला कंसेप्ट आपका फॉलो हो रहा है, कंसेप्ट फॉलो होगा हमेशा। तो आपको पता है कि कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 होता है। और हमने देखा है कि हमने क्या बोला कि एक्सेप्टर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होनी चाहिए। तो मतलब ये भी फॉलो कर रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, पूरे कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आ रहा है, ठीक बात है। इसी तरह अगर आपका क्लोरीन भी यूज हो जाता है, क्लोरीन भी आपका एज ए एक्सेप्टर एलिमेंट यूज हो जाता है जब चिलेशन हो। चिलेशन क्या होता है? एक रिंग बनती है, उसको मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक बात है। तो इन दोनों के बीच में अच्छा खासा एक कोवलेंट बॉन्ड बन रहा था। अब अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा है तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। ए क्या करेगा? ए अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे खींचेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो मतलब इधर डेल्टा नेगेटिव और इधर डेल्टा पॉजिटिव आएगा।
इतना आपको पता है, ये सारा कुछ आपको पता है। अच्छा, तो इस ए की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा थी हाइड्रोजन से, इसलिए इधर डेल्टा नेगेटिव आया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके साइड हो जा रही है, इसलिए इधर डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव आया। अब इन दोनों की दुनिया में एक तीसरा आदमी आया, और जब तीसरा आदमी आता है तो दुख तो होता है। फिलहाल चलो वापस आते हैं। तो जब एक तीसरा आदमी आया जिसको मैंने डी बोला, डी क्या है, मैंने इसका नाम डी क्यों दिया, क्योंकि इसको मैं बोलता हूं डोनर एलिमेंट, इसको मैं बोलता हूं डोनर एलिमेंट। अच्छा, डी की क्या खासियत है, जैसे ए की खासियत लिखी है वैसे ही हम डी की कुछ खासियत लिख लेते हैं। डी भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पहली बात तो, पहली खासियत तो यही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ए आपके। और इसकी एक यूनिक खासियत ये है कि लोन पेयर होते हैं इसमें क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, मतलब डी के पास लोन पेयर होना जरूरी है, इसलिए तो उसको डोनर एटम बोलेंगे या डोनर एलिमेंट बोलेंगे। तो डी की खासियत यह है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो हो, साथ साथ में वो डी में आपके लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक बात है। अब देखो क्या होगा, इन दोनों के बीच में अच्छा खासा बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड था, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इसलिए डेल्टा नेगेटिव साइन इस पे आ रहा था, डेल्टा पॉजिटिव इस पे आ रहा था, मतलब इस साइड पे आपकी इलेक्ट्रॉन की कमी थी। और इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इधर डेल्टा पॉजिटिव है, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हाई है, तो इधर से एक बॉन्ड बनेगा, इधर से एक बॉन्ड या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इस बॉन्ड को ही हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो क्या एक सैंडविच बनता हुआ दिख रहा है आपको, कि एक ब्रेड ए रही, एक ब्रेड ए रही, और बीच में आपका चीज की तरह हाइड्रोजन डाला हुआ है, हाइड्रोजन का सैंडविच बन गया दो एलिमेंट के फॉर्म में। जैसे एक आपका सैंडविच कैसे बनाते हैं, एक ब्रेड ए रहा, एक ब्रेड ए रहा, ठीक है। मान लो ये पहला ब्रेड है आपका ए, ये पहला ब्रेड है ए, हाइड्रोजन आपकी चीज है, बटर है, कुछ भी है, तो ए आपका पहला ब्रेड है जो कि ए है, ए आपका दूसरा ब्रेड है जो कि ए है, और ये बीच में मान लो आपकी ए हाइड्रोजन है, ए आपका हाइड्रोजन, तो ऐसे बीच में पैक हो गया है, इन दोनों के बीच में पैक हो गया, तो हाइड्रोजन आपका सैंडविच हो गया है एक्सेप्टर एलिमेंट और डोनर एलिमेंट के बीच में। इसीलिए हमने बोला कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, व्हेन हाइड्रोजन गेट सैंडविचेस बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर, कि हाइड्रोजन आपका सैंडविच हो गया दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक को हमने बोला एक्सेप्टर एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टीज ए हैं, कि उसकी इलेक्ट्रॉन ए क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज ए है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और एक उस स्पेशल केस ही बताया है कि एक्सेप्टर एलिमेंट कभी कभी कार्बन भी हो सकता है, जब sp हाइब्रिडाइज में हो कार्बन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 से ज्यादा है, और क्लोरीन भी हो जाता है जब कभी चलेशन हो रही हो। और डोनर एलिमेंट की खासियत है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसा, लेकिन एक खासियत यूनिक है कि उसमें लोन पेयर हो, एक खासियत यूनिक है उसमें लोन पेयर। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना, ये आपका जो बॉन्ड बन के आया है, इसी को बोलते हैं, यही है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात क्लियर है? अच्छा, इतना क्लियर हो गया होगा हमें। अब दूसरी चीज अगर हमें देखना चाहें, अगर देखो इसमें तो एक सिंपल से, अगर मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूं, मान लो ए आपका एक्स है बॉन्ड और ए आपका वाई बॉन्ड है ना, ए आपका एक्स बॉन्ड है, ए आपका वाई बॉन्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बॉन्ड एनर्जी ए एक्स की और बॉन्ड एनर्जी वाई की, तो आपको बताना है बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एक्स की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी कि वाई की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली आप बता सकते हो कि बॉन्ड एनर्जी एक्स की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक्स आपका कोवलेंट बॉन्ड है और वाई आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाई आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब हम पीछे ही अभी देख के हटे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से, इसलिए बॉन्ड एनर्जी
X की ज्यादा होगी बॉन्ड एनर्जी Y से। या अगर मैं दूसरे फॉर्म में पूछूं कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, X बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कि Y बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ के बारे में क्या बोल दोगे, अगर जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, जिसके बॉन्ड एनर्जी ज्यादा का मतलब कि जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो जिनके बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा होगा उन्हीं की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी कि उसके बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा ना, क्योंकि अरे यार जिसके बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा उसी की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो जिनके बीच में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, जिनके बीच में बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, उनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और जिनके बीच में बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग बन रहा है उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो अगर बॉन्ड लेंथ के फॉर्म में बोलना चाहें, अगर बॉन्ड लेंथ के फॉर्म में बोलना चाहें तो Y की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, मतलब Y की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी X के कंपैरेटिवली, बॉन्ड एनर्जी X की ज्यादा होगी और बॉन्ड लेंथ Y की ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि X मतलब A जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है, A आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बन रहा है, मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, और जब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, मतलब बॉन्ड लेंथ कम होगी। ये सारी बातें हम पहले ही लेक्चर अपने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं साथ में तब भी बताता रहता हूँ और बहुत टाइम देके आराम से खुले वे में कराता हूँ, रिपीट कर करके कराता हूँ, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिसको समझ आ रहा होगा या जिसको आता होगा वो अपने आप ही स्किप कर सकता है वो पार्ट, या थोड़ा 2x में देख सकता है जिसको थोड़ा बहुत आता है पहले से। तो मुझे सबको लेके चलना होता है, मे भी आपको आता हो या आपको ये लग रहा हो कि यार 1-2 बार रिपीट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सब बच्चों को लेके चलना होता है मुझे, ठीक बात है। अच्छा, तो ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, इसमें एक एक्सेप्शन भी है HF2 नेगेटिव की। वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड, वैसे तो आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी से कम ही होती है, मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ Y इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ X। लेकिन HF2 एक एक्सेप्शन है, HF2 एक एक्सेप्शन है। इस केस में क्या होता है, HF2 के केस में जैसे FH होता है और इधर आपका F नेगेटिव होता है ना, A आपका F नेगेटिव है जिसके पास लोन पेयर है, तो इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। तो इसको अगर मैं X बोलूं, इसको अगर मैं Y बोलूं, तो इस केस में एक्सेप्शन है। इस केस में क्या होता है एक्चुअल में कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ X बराबर होती है बॉन्ड एनर्जी ऑफ Y के। सिर्फ यही एक एक्सेप्शन आपके सिलेबस में है, बाकी कोई नहीं है, बाकी कोई नहीं है। इस केस में आपकी बॉन्ड एनर्जी ऑफ X बराबर होती है बॉन्ड एनर्जी ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ Y के, ठीक है। तो HF2 नेगेटिव बस एक माइंड में रखना, आपने एक नोट्स में स्टार बना के अच्छे से लिखना। वैसे तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ X आपकी ज्यादा होती है बॉन्ड एनर्जी ऑफ Y से, लेकिन एक एक्सेप्शन है HF2 मॉलिक्यूल के केस में, उस केस में आपकी बॉन्ड एनर्जी ऑफ X बराबर है बॉन्ड एनर्जी ऑफ Y। आ सकता है क्वेश्चन, जेईई एडवांस में आ सकता है, ठीक है। छोटी मोटी चीजें और जेईई एडवांस में ऐसे ही पूछते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। चलो, इतनी बात हो गई है, हाइड्रोजन का सैंडविच हमने बना लिया है। आई होप आपने इतना लिख लिया होगा, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल लिखना चाहो तो एग्जांपल भी लिख सकते हो। कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, इधर देख लो। जैसे कि एग्जांपल क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे HF है, HF के दूसरे HF के साथ बॉन्ड बना रहा हो, एग्जांपल हो गई हाइड्रोजन बॉन्ड की, है ना। देखो इस केस में क्या है, आपको एक्सेप्टर या डोनर एटम क्या है, इस केस में A आपका, है ना। जैसे इस केस से देख सकते हो, जैसे A इस केस में आपका HF लिखना है ना हमें, हाँ। तो आपको एक एक्सेप्टर लिखना है, एक O लिखना है ना। एक्सेप्टर के साथ A होगा तो A आपका एक्सेप्टर है, सॉरी A आपका एक्सेप्टर है, A आपका हाइड्रोजन ही है और A आपका डोनर है। A तो डोनेट कर रहा है लोन पेयर के साथ, क्योंकि इस पे डेल्टा, इस पे आपका क्या आ रहा है, डेल्टा पॉजिटिव है, इस पे डेल्टा नेगेटिव है, तो ये आपका एक्सेप्टर है। इधर आपका लोन पेयर है, लोन पेयर से दे रहा है, तो ये आपका डोनर है, ये आपका एक्सेप्टर है, बीच में आपका हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन सैंडविच हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। इसी तरह आप ले सकते हो HCN का, देखो A वही केस है जो मैं आपको भी बता के हटा हूं। कार्बन जब sp हाइब्रिडाइज हो तब वो A की तरह बिहेव कर सकता है, तो वही केस अभी हम ले रहे हैं। चिलेशन वाला जो है वो हम लास्ट में लेंगे, इस लेक्चर के ही लास्ट में लेंगे। ये जो स्पेशल केस है मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। देखो इस केस में क्या है, ये तो आपका हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के साथ आपका एक्सेप्टर है, तो A आपका एक्सेप्टर है, क्योंकि ये कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज है,
ये कार्बन हमारा sp हाइब्रिडाइज है। जिसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती है जाओ लेक्चर में पीछे जाके देख लो, एक लेक्चर देखोगे हर एक एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन, दुनिया में जितने भी कंपाउंड है सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख जाओगे गिनती के 2 सेकंड में। 10 सेकंड भी नहीं बोल रहा हूँ, 1 मिनट भी नहीं बोल रहा हूँ, 2 सेकंड में बताओगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। और जिन्होंने देखा हुआ है तो बता ही देंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। तो ये आपका एक्सेप्टर है और ये आपका, इसके पास नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर थे इसलिए आपका ये डोनर है। तो इनके बीच में आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये आपकी कुछ एग्जांपल हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। अच्छा, HF के बीच में कभी कभी ये पूछते भी हैं, HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, लेकिन HCl की मैं बात करूं, HCl की मैं बात करूं तो HCl के बीच में देखो क्या है, क्या HCl के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा? नहीं। अरे क्लोरीन तो बस चलेशन के केस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बाकी किसी केस में नहीं बनता है। इधर कोई रिंग तो नहीं बन रही है ना, इधर अभी कोई रिंग नहीं बन रही है, तो इसमें केस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। इस केस में ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। इस केस में कौन सा बॉन्ड होगा? फिर खुद सोचो, पिछले लेक्चर के अकॉर्डिंग ही है। पिछले लेक्चर में जो हमने वंडर वॉल फोर्स डिस्कस की थी, देखो इधर डेल्टा नेगेटिव आएगा, इधर डेल्टा पॉजिटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव, इधर डेल्टा नेगेटिव, तो इनके बीच में डाइपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। क्या होगी? डाइपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो HF के केस में HF के 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन इस केस में डाइपल इंटरेक्शन होगी। लिख लो भाई, ब्रैकेट में लिख लो, इधर आपकी डाइपल होगी, इधर आपकी डाइपल। सिर्फ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में काम आते हैं। क्लोरीन काम आता है, क्लोरीन भी कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, लेकिन सिर्फ जब चिलेशन हो रही हो, मतलब जब रिंग बन रही हो, और इस केस में तो कोई रिंग अभी बन नहीं रही है, तो इस केस में तो क्लोरीन आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, तो इसका मतलब इनके बीच में डाइपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि डाइपल्स बन रहे हैं, इधर भी एक डाइपल है, इधर भी एक डाइपल है, मतलब डाइपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जो हमने लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस किया था। ठीक बात है। तो इतना लिख लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी बाद में लिखना होता है तो बाद में लिख लिया करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चल रहे हैं। ले लिया? चलो अब आगे बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ क्या है। मतलब आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जांपल दी होती है ना, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाले कंपाउंड दिए होते हैं और पूछते हैं कि बताओ इन चारों में से किस में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कभी कभी पूछते हैं ना कि बताओ 4 कंपाउंड दिए हैं और इन चारों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, आप ये बताओ कि इन चारों में से कौन सा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो निकालने के लिए भी कभी कभी आ जाता है आपके जेई में भी, नीट में भी, तो उसको देखते हैं। इतना समझ आ गया अब तो मजे की बात है। स्टार्टिंग के 15-20 मिनट ही होते हैं हम समझने वाले, आगे तो फिर समझ अपने आप ही आने लग जाता है। देखो अगली चीज जो है वो है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ताकत है, कितना मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उसके बारे में। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, मतलब एक्सेप्टर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना हमारा स्ट्रॉन्ग होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। या ये भी बोल सकते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो ये भी बोल सकते हैं चाहे तो, जितना, या साइज बोल दो कि जितना साइज ए का कम होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ ए। एक ही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल दो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज बोल दो, क्योंकि जिसका साइज कम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ही होती है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ ए भी बोल सकते हो, लेकिन ए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ए नहीं लिखा होता है, ए मैक्सिमम बुक्स में भी नहीं लिखा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डी,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डी। ये तो लोगों को याद रहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डी। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अभी हम देखते हैं, और आपको मे भी सोचोगे तो सोच भी सकते हो, इतना लेवल मैंने आप लोगों का बना दिया है पहले 4 चैप्टर में कि आप ये सोच सकते हो क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सोच ना सकते हो तो सोचो, और अब मैं जो बताऊंगा सोचना, एक बार देखना कि क्या आपने जो सोचा था वही है। अगर जो लोग मेरे साथ पहले 4 चैप्टर से जुड़े हुए हैं वो तो सोच सकते हैं, उनका तो माइंड इस लेवल तक है। देखो ए आपका ए था, ए आपका एच था, ए आपका डी था, ठीक है, और ऐसे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्यों? क्योंकि इधर डेल्टा नेगेटिव आता है, इधर डेल्टा पॉजिटिव। अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ध्यान से सुनना, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, मतलब उतना ज्यादा इस पे डेल्टा नेगेटिव साइन आएगा और उतना ही डेल्टा पॉजिटिव साइन इस पे आएगा। और जितना डेल्टा पॉजिटिव साइन इस पे ज्यादा आएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा आएगा, उतना ही ये इधर से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, उतने ही ये लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। मतलब जितना इधर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा आएगा, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी, उतना ही ज्यादा अच्छे से मजबूत बॉन्ड बनाएगा। मानते हो? तो इस करके पहली बात, अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इधर डेल्टा नेगेटिव साइन और ज्यादा आएगा। मतलब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो मतलब ए इलेक्ट्रॉन और ज्यादा खींचेगा, मतलब इधर डेल्टा नेगेटिव ज्यादा, इधर डेल्टा पॉजिटिव, इसका मतलब ज्यादा, और डेल्टा पॉजिटिव अगर ज्यादा होगा तो और मजबूत बॉन्ड बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्लियर है बात? आगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डी के? क्योंकि देखो, अगर डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खुद में ज्यादा हो, डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी फिर तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, इलेक्ट्रॉन देने की वजह, इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना फिर तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह। तो अगर डी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी फिर तो इलेक्ट्रॉन देना पसंद ही नहीं करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन देना पसंद ही नहीं करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं, मतलब वीक बनेगा, या तो बनेगा भी तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी कम होगी, अगर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो ये इजीली अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, तो अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्लियर है बात? इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? चलो, तो इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 कि मान लो वाटर, अमोनिया एंड HF दिया हुआ है। इन तीनों के बीच में आपको बताना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बताना है कि किसके केस में स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये आपको बताना है। तीनों के, पहली बात तो देखो क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा भी तीनों के केस में? तो हाँ बिल्कुल बनेगा। देखो ये आपका वाटर है, ये आपका वाटर है, तो ये दो अगर वाटर के मॉलिक्यूल हो तो ये दो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? ये हाइड्रोजन बीच में सैंडविच हो गया है ना, ये हाइड्रोजन आपका बीच में सैंडविच हो गया। ये आपका एक्सेप्टर एलिमेंट है, ये मान लो आपका डोनर एलिमेंट है, सॉरी ये आपका एक्सेप्टर एलिमेंट है और ये आपका डोनर एलिमेंट है। ठीक बात है? ये आपका वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने दिखा दी कि ऐसे होगी। क्लियर है बात? और क्योंकि दोनों ही, इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हमारी कंडीशन भी फुल्ली फाइल्ड हो रही है। ठीक है? अमोनिया के केस में देख लो, या पहले HF के, अमोनिया के केस में भी देख सकते हो। ये आपका अमोनिया है NH3, ठीक है, तो ए हमारा इधर भी बन जाएगा। ए हाइड्रोजन बीच में सैंडविच हो गया, इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ए आपका एक्सेप्टर होगा, एक्सेप्टर वो होता है ना जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा हो, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो, वो हमारा एक्सेप्टर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है वो हमारा डोनर होता है। तो ए वाला नाइट्रोजन डोनर हो जाएगा, ए वाला नाइट्रोजन हमारा एक्सेप्टर हो जाएगा। और HF का देखना चाहो तो HF तो हम पहले ही बना के हटे थे,
तो ऐसे बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बीच में सैंडविच हो गया, इधर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इधर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। ए वाला आपका एक्सेप्टर होगा, ए वाला आपका डोनर होगा, है ना। जिसके साथ बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बना होता है वो वाला आपका एक्सेप्टर होता है और दूसरा वाला आपका डोनर होता है। ठीक बात है, मतलब तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड तो बने रहे हैं। अब बस हमें ए बताना है कि ए वाला हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ए वाला या ए वाला, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड हमें बताना है, स्ट्रेंथ ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड हमें बतानी है, कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, कौन सा सबसे मजबूत बॉन्ड बन रहा है। ठीक बात है, तो मैंने क्या बताया है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। तो देखो इधर आपका ए क्या है, ऑक्सीजन है, इधर आपका ए क्या है, नाइट्रोजन है, इधर आपका ए क्या है, फ्लोरीन है। तो आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, इसकी 4, इसकी 3.5, इसकी 3। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो मतलब स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा। तो मतलब इसका इस केस में मतलब HF की, मतलब HF के केस में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्योंकि उसका बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए हमें पता है कि अगर एक्सेप्टर एलिमेंट हमारा फ्लोरीन है, इधर आपका एक्सेप्टर एलिमेंट नाइट्रोजन है, इधर एक्सेप्टर एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो आपका क्या ट्रेंड यही बनेगा, HF, वाटर, फिर अमोनिया। बोलो क्या ठीक बात है। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ का, है ना, क्योंकि इस केस में आपका एक्सेप्टर एलिमेंट क्या है, फ्लोरीन, इस केस में ऑक्सीजन, इस केस में नाइट्रोजन। तो जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर एक, जिस केस में एक्सेप्टर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसलिए आपका ए ऑर्डर आया। क्लियर बात है। अच्छा, ए आया स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ए आया स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एक क्वेश्चन और आता है इसी पे, एक क्वेश्चन इसी पे और आता है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का इसका ऑर्डर है, इधर ही मैं लिखा रहा हूँ, आगे जाके मैं इसका रीजन भी बताऊंगा कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ए, कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। वैसे मैंने किसी लेक्चर में लिखाया भी है केमिकल बॉन्डिंग, जो पिछले इससे पहले जो लेक्चर हुआ था, इससे पहले उसमें मैंने लिखाया था, या तो शायद लास्ट लेक्चर में लिखाया था, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का हमने लेक्चर लिया था। तो उसमें भी हमने बात की थी कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का सबसे ज़्यादा, फिर HF का, फिर अमोनिया का। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है कि इस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा, इस केस में उससे कम, इस केस में सबसे कम। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है, माइंड में रखना, ये दोनों चीज़ को माइंड में रखना कि ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। इसका रीज़न क्या है अभी हम आगे देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसके केस में बॉन्ड ज़्यादा, वाटर जो है आपके 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, लेकिन HF के केस में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। आगे हम देखेंगे, ठीक है, कि बॉइलिंग पॉइंट का और रीजन क्या है। अभी बस इतना साथ साथ में लिख दे रहा हूं कि नोट्स में आपको पता रहे, क्लियरेंस दिखती रहे। क्लियर है। अच्छा, तो ये आपने लिख लिया। दूसरे एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, दूसरे एग्जाम्पल और लिखना चाहो तो लिख लो, क्वेश्चन और लेना चाहो तो ले लो। लेट्स से एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, OH N NH NH N, ये 4 आपके पास मान लो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये 4 आपको दिखाए हुए हैं कि ये 4 आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जांपल्स हैं। इसमें से बताओ कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसमें से आपको बताना है सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा होगा। ठीक बात है। तो देखो आपको पता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डी के। उसके अकॉर्डिंग सोल्व करने की कोशिश करो, पॉज करके एक बार ट्राई करो, उसके बाद देखो क्या जो आपने किया उसी अकॉर्डिंग ए अप्लाई हो पा रहा है आपसे कि नहीं। मैं तो कर ही रहा हूँ, आप एक बार पॉज करके ट्राई करो। देखो ट्राई कर लेना भाई, ट्राई करते रहोगे तभी आपका दिमाग भी चलता रहेगा, तभी आप उधर भी कर पाओगे। ठीक बात है। अच्छा देखो, सबसे पहली बात, ए आपका एक्सेप्टर एलिमेंट है, इस केस में ए आपका एक्सेप्टर है, ए आपका एक्सेप्टर है, ए आपका एक्सेप्टर है। तो पहली बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। मतलब ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों के केस में एक्सेप्टर एलिमेंट आपका नाइट्रोजन है,
इस केस में एक्सेप्टर एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है, तो मतलब ये दो तो नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एक्सेप्टर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दो केस में आपका ए जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली। इसका मतलब ए दो तो नहीं होंगे, पहले दो तो कैंसिल आउट हो गए। अब बचे ए दो। अब इन दोनों में क्या दिख रहा है हमें डिफरेंस? इन दोनों में हमें डोनर एलिमेंट का डिफरेंस दिख रहा है। ए आपका इधर डोनर ए है, इधर डोनर ए है, तो बोलो क्या आ रहा है? देखो डोनर एलिमेंट इधर नाइट्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है। आपको पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डी के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डी के। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस केस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कम होती है ऑक्सीजन से, तो मतलब ए वाला जो होगा इधर सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इधर सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यही एक ऐसा है, यही एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्सेप्टर ज़्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर कम है, और उसी केस में हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्लियर है बात? ये दोनों कैंसिल क्यों हुए? क्योंकि नाइट्रोजन आपका एज ए एक्सेप्टर एलिमेंट था, ठीक है, और अगर एक्सेप्टर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो उसका जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होगी वो कम होगी, है ना। तो इधर आपका ऑक्सीजन था, इसलिए ये दो ज़्यादा होंगे इनसे कंपैरेटिवली। आगे इन दोनों में हमने कैसे कैंसिलेशन की, कैसे एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया? इधर आपका डोनर ए है, इधर आपका डोनर ए है, तो जो डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस डोनर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो आपके स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। तो मतलब इधर आपका डोनर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, तो मींस ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, पूरा अच्छा बॉन्ड बना रहा होगा इस केस में। तो ए सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा बॉन्ड है। और अगर हमसे कोई ऑर्डर पूछे कि ऑर्डर क्या होगा, इन चारों में ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा बी, सबसे स्ट्रॉन्ग होगा बी, उसके बाद आएगा ए, बी, फिर ए, उसका सी और डी में अगर हमें बताना हो कि कौन सा होगा, तो इस केस में देखो सी और डी में हमें बताना हो तो हमारा डी सबसे, मतलब सी और डी में से तो डी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि एक्सेप्टर तो दोनों में सेम है, डोनर अलग अलग है, इधर डोनर ए है, इधर डोनर ए है, तो डोनर की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जितनी कम होगी उतना हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। तो मतलब ए वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इसके कंपैरेटिवली, तो बी, ए, फिर डी, फिर सी, यही होगा हमारा ऑर्डर। ठीक बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर ये समझ आ रहा है तो ये समझ आ ही रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई यार आपकी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। इसको लिख लो, पोस्ट करके लिखना हो तो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो इसको लिख लो। जीने के हैं 4 दिन बाकी है बेकार दिन, एक बार जो अब आगे अब हम करेंगे, आगे अब हम क्या करेंगे, अब हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड आगे फर्दर कितने टाइप के होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यार आपके 2 टाइप के होते हैं, आगे हेडिंग डाल सकते हो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, लिखो, डालना शुरू करो काम। पहला आपका जो टाइप होती है वो होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हम टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अभी आगे जिसको हम देखेंगे। व्हेन, देखो, व्हेन बॉन्ड, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड लिख लो जाई, इधर आगे हाइड्रोजन भी लिख लेना। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड formed between two molecules, between two molecules of same or different species
देन इतना ही लिख लो यार, क्या फालतू में लिखना। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो दो मॉलिक्यूल्स या सेम या डिफरेंट स्पीसीज के हो। मतलब क्या, एग्जांपल से समझ आएगा, आगे चाहो तो लिख लेना, देन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म्ड। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहली एग्जांपल लेते हैं, पहली एग्जांपल आप ले सकते हो पैरानाइट्रोफिनोल। पैरानाइट्रोफिनोल बहुत फेमस एग्जांपल है। सो ए होता है आपका पैरानाइट्रोफिनोल। देखो ए आपकी होती ए हमारी ऑर्थो पोजीशन होती है ना, ए हमारी मेटा पोजीशन होती है, हमारी पैरा पोजीशन होती है। ठीक है, वैसे हम ये चीज़ें ऑर्गेनिक में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ कि ये जो आपका अगर ग्रुप है, ग्रुप के जो नेक्स्ट पोजीशन होती है उसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, उसके आगे उससे भी नेक्स्ट मेटा, उससे भी नेक्स्ट पैरा। तो ए है आपका, इसको इस कंपाउंड को बोलते हैं, इसका नाम क्या है? पैरानाइट्रोफिनोल। पैरानाइट्रोफिनोल इसको बोलते हैं पैरानाइट्रोफिनोल, क्योंकि ऊपर नाइट्रो है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है और ये पूरा फिनोल है, इतना इसको पूरे को फिनोल बोलते हैं। ठीक है, खैर इसको, इस कंपाउंड का नाम है पैरानाइट्रोफिनोल। तो इस केस में देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन रहा है। अभी ये बात समझ आएगी लाइन की किसका मतलब क्या है, बस ध्यान से आराम से बस मस्ती से देखते जाओ, ये सब समझ आएगा। मुझे पता है कि अभी नहीं समझ आया होगा ये लाइन, अभी जब एग्जाम्पल देखोगे तब समझ आएगी ये लाइन, तो बस पेशेंस रखना है। तो एक और ले लो OH, पैरानाइट्रोफिनोल एक और ले लिया। तो अब आप ध्यान से देखो तो क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और इधर भी क्या एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। देखो इधर हाइड्रोजन सैंडविच हो गया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कंडीशन फुल्ली फाइल्ड हो रही है ना, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं और बीच में हाइड्रोजन सैंडविच हो रहा है। इस केस में भी ऐसा हो रहा है, ऑक्सीजन रहा, बीच में हाइड्रोजन सैंडविच हो रहा है, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन रहा है। तो ये आपकी एग्जाम्पल है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की। और एग्जाम्पल देखते हैं, पहले मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ जितने भी आपके हैं सिलेबस में, मतलब जितनी जो भी मैं आपको क्लियर करने के लिए बता सकूँ। आगे हम एग्जांपल ले लें, वाटर की तो हम ले ही चुके हैं, वैसे तब भी लिखना हो तो लिख लो, पन्ने तो भरने हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ऐसे ही बनते जाएगा। ये वाटर के बीच में H2O के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में है ना। इसी तरह आप चाहो तो आगे भी ले सकते हैं एग्जांपल HF की। HF के केस में एक अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको। अभी भी तो मैंने HF का सिंपली दिखा दिया था, अब मैं थोड़ा अच्छे वे में दिखाता हूँ। HF क्यों मैं ऐसे दिखा रहा हूँ अभी देखना। तो देखो ये HF के मॉलिक्यूल हैं, ये पहला बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा है एक ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, है ना, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा, तो ये मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी HF के बीच में, दो HF के बीच में ये वाला एंगल पूछ लेते हैं, ये वाला एंगल कभी कभी पूछ लेते हैं। तो ये एंगल आपका यार HF के केस में 120 से 140 डिग्री के बीच में होता है, कहीं 120 से 140 डिग्री के बीच में होता है। तो HF के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, एक HF ए रहा, एक HF ए रहा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपका हाइड्रोजन बीच में सैंडविच हो रहा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ए रहा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ए रहा, ये आपका एक्सेप्टर एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ये आपका डोनर की तरह, है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, और एग्जाम्पल ले लें, अल्कोहल और वाटर की एग्जांपल ले सकते हो, अल्कोहल और वाटर की एग्जांपल हम ले सकते हैं चाहें तो। अल्कोहल क्या होता है आपका ROH, है ना, अल्कोहल होता है आपका ROH एंड वाटर की
इसकी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ऐसे हम एग्जांपल ले सकते हैं। देखो ए आपका अल्कोहल है, ए हमारा वाटर है, और इनके बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारी एक एग्जांपल और हो सकती है, अल्कोहल और वाटर, इस केस में भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता दिख रहा है। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को समझो। देखो इन तीनों एग्जांपल के केस में, इन तीनों एग्जाम्पल के केस में, जिस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इन तीनों के केस में आपको दिख रहा है कि दोनों ही हमने सेम मॉलिक्यूल लिए, ए मॉलिक्यूल और ए मॉलिक्यूल सेम था, ए भी पैरानाइट्रोफिनॉल था, ए भी पैरानाइट्रोफिनॉल था। इस केस में ए भी वाटर था, ए भी वाटर था, ए भी वाटर था। इस केस में HF HF HF, मतलब सारे मॉलिक्यूल सेम थे। दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में बन रहे थे हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। दो इधर भी सेम मॉलिक्यूल, ये दोनों सेम मॉलिक्यूल थे, सेम मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। सेम मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो बात अलग है। लेकिन इस केस में आपका एक अल्कोहल है, एक वाटर है, एक अल्कोहल है, एक वाटर है। तो पहली बात देखो, डेफिनेशन समझ आ रही है कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड बने, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम, दो सेम मॉलिक्यूल की एग्जांपल लेती हैं, दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, या डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकती है, दो डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकती है, दो डिफरेंट स्पीसीज, बस दो मॉलिक्यूल होने चाहिए, दो मॉलिक्यूल होने चाहिए। अब वो चाहिए दो सेम हो या एक दोनों अलग अलग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होनी चाहिए, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे जब आपके मॉलिक्यूल सेम हो, एक मॉलिक्यूल ले रहा, एक मॉलिक्यूल ले रहा, दो मॉलिक्यूल हैं लेकिन दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं, तो इस टाइप के जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इनको बोलते हैं होमो, है ना, इसको होमो हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, है ना, होमो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, होमो मोलिकुलर बोल सकते हो, होमो मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जिस केस में दोनों एलिमेंट, दोनों आपके कंपाउंड डिफरेंट हो, दोनों आपके मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं हेटेरोमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्लियर हो गया होगा, है ना, कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं कि जब दो डिफरेंट या सेम मॉलिक्यूल के बीच में, बस सिंपल सी बात है कि दो मॉलिक्यूल होने चाहिए। जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, अब वो चाहे दो मॉलिक्यूल सेम हो या डिफरेंट हो, अगर सेम होंगे, जैसे इस केस में दोनों मॉलिक्यूल सेम थे, मतलब ये भी पैरानाइट्रोफिनॉल, ये भी पैरानाइट्रोफिनॉल, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, इधर तीनों केस में आपके सेम मॉलिक्यूल थे और सेम दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था, तो इनको हम बोलते हैं, जब आपके दोनों मॉलिक्यूल सेम हो और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, तो उसको बोलते हैं होमो मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर जब आपके दो मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, जैसे एक अल्कोहल ले लिया, एक वाटर ले लिया, इधर भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये भी आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, लेकिन ये आपका हेटेरोमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोल सकते हैं। क्लियर बात है, जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल से आपका बॉन्ड बने उसको हेटेरोमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जब दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल से बॉन्ड बने उसको होमो मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये चारों ही लेकिन एग्जांपल हैं आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ठीक बात है, ये आपकी चारों ही एग्जांपल हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। क्लियर है, चलो अब देखते हैं हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। अब इंट्रामोलिकुलर जब आप देखोगे तब आपको इंटरमोलिकुलर और अच्छे से समझ आएगा, तब आपको इंटरमोलिकुलर और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि जब दूसरा देखोगे तो पहले के साथ कंपैरिजन होता है ना, तो रिलेटिवली हमें ज़्यादा समझ आता है, हमें रेफरेंस में चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। हमारा माइंड ऐसा है कि हमें, ह्यूमन माइंड होता ही ऐसा है कि जब उसको किसी रेफरेंस में समझाया जाए तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। तो अब देखते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर, दूसरी जो आपके टाइप की हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? ये विद इन ए मोलिक्यूल बनता है, विद इन ए मोलिक्यूल, विद इन ए मोलिक्यूल। जैसे एग्जांपल पैरा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। देखो जैसे मान लो ये आपकी ऑर्थो पोजीशन है, तो ऑर्थो पोजीशन पे अब हम नाइट्रो लगा देते हैं। ऑर्थो थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं कि आपको थोड़ा और क्लियरली दिखे। ये आपका क्या है? ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ना, ऑर्थो पोजीशन पे आपका नाइट्रो लगा है। ये आपका इधर से शुरू करें तो ये ऑर्थो, ये पैरा, ये मेटा, ये पैरा, तो ये क्या है आपका? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। वो आपका था पैरा नाइट्रोफिनोल क्योंकि वो पैरा पोजीशन पे लगा था, इस केस में ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। क्लियर बात? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के केस में आप देखो तो SA रहा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ एक आपको दिख रहा है। ये आपको एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, हाइड्रोजन बीच में सैंडविच, इधर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इधर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हाइड्रोजन आपका बीच में सैंडविच हो गया है। तो इस केस में आप देख रहे हो कि विद इन ए मोलिक्यूल ही बन रहा है, एक मोलिक्यूल के अंदर ही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो जब विद इन ए मोलिक्यूल ही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बने उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंटरमोलिकुलर में क्या होता था? इंटरमोलिकुलर में क्या होता था? दो डिफरेंट मोलिक्यूल होते थे, मतलब दो मोलिक्यूल होते थे। अब वो दो मोलिक्यूल सेम टाइप के हों या डिफरेंट टाइप के, वो फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन ए मोलिक्यूल बनता है, एक मोलिक्यूल के अंदर, एक ही मोलिक्यूल के अंदर बने। जब विद इन ए मोलिक्यूल, मोलिक्यूल के अंदर ही बने, जब तो एक मोलिक्यूल लिया इसके अंदर ही बन रहा है, तो ये आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एग्जाम्पल हुई। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हमें दो मोलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरमोलिकुलर के लिए हमें दो मोलिक्यूल की जरूरत पड़ती है। अब वो चाहे सेम ले लें चाहे डिफरेंट ले लें। अब क्लियर हो गया होगा? तो क्लियर होता है धीरे धीरे, राइट। चलो और एग्जांपल चाहो तो ले सकते हो, सैलिसिल एल्डिहाइड ले सकते हो, ये होता है आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। अच्छा, नाम में भी आपको ना पता हो कि सैलिसिल एल्डिहाइड क्या होता है, अभी जो ड्रॉपर स्टूडेंट हैं अगर वो देख रहे हो तो उनको पता होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक में सैलिसिल एल्डिहाइड वगैरह बहुत कॉमनली, जब हम ऑर्गेनिक करेंगे तो आप इनको बहुत कॉमनली यूज़ करोगे। फिर आप इसको उसी तरीके से, जैसे इसको उतना ही अच्छे से जानोगे जितने अपने आसपास के लाला जी को जानते हो, उतना ही अच्छे से इसको जानोगे, क्योंकि रोज इससे मिलते रहोगे सैलिसिल एल्डिहाइड से। अभी के लिए मैं भी नवा लग रहा हूँ, जब ऑर्गेनिक करोगे तब ये बहुत पुराना हो जाएगा और बहुत जान पहचान हो जाएगी इससे। तो ये होता है हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड, है ना। इधर अल्कोहल ग्रुप, इधर एल्डिहाइड ग्रुप, इसलिए इसको सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, इसमें बहुत सी नेमिंग रिएक्शन भी है, रीमन डीमन रिएक्शन वगैरह इसी पे है। ऑर्गेनिक में आएंगी नेमिंग रिएक्शन, उधर देखेंगे बाद में। ठीक है, तो इधर भी आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता दिख रहा है, तो ये भी आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की एग्जांपल होगी। और चाहो तो और लिख सकते हो, OH Cl, तो ए का बॉन्ड बनता दिख रहा है। ए है एग्जांपल चिलेशन की एग्जांपल, जिस केस में क्लोरीन भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन कर रहा है, जिस केस में क्लोरीन भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैंने क्या बोला था? क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन कब करेगा? जब वो रिंग बना रहा हो। तो इस केस में जब अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा तो एक और रिंग बनते हुए दिखेगी ऐसे, ये पूरी एक रिंग बनते हुए दिख रही है ऐसे। तो जब रिंग बनना पॉसिबल हो उस केस में क्लोरीन आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बन रहा है? चिलेशन का एग्जाम्पल है। इस केस में क्लोरीन आपका पार्टिसिपेट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में, क्योंकि इस केस में चिलेशन मतलब एक रिंग बनते हुए दिख जाए। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, ये ऐसे कि इसके बीच में बॉन्ड बन जाए, तो एक रिंग और बनते दिख रही है, एक रिंग तो ये है ही है, एक रिंग और बन जाएगी ऐसे। इसलिए आपका इस केस में क्लोरीन भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो मैंने दोनों ही स्पेशल केस आपको करा दिए हैं। HCN की एग्जांपल से मैंने ये बता दिया कि कार्बन आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि HCN के केस में कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज था, तो वो भी एग्जांपल करा दी स्पेशल केस वाली। और इधर मैंने आपको चिलेशन करा दिया।
तो दोनों ही स्पेशल वाली भी करा दी, कॉमन तो मैंने कराई दी है बहुत सारी, है ना, कि जब फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो। तो ये यार है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल के बीच में ही, कोई दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर ही जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी हो तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, या इस केस में आपकी क्लोरीन पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि चलेशन हो रही है। क्लियर है बात? तो ये बात हो गई हमारी दोनों टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कि हमने दोनों टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देख ली कि एक इंटरमोलिकुलर होती है, एक इंट्रामोलिकुलर होती है। इंटरमोलिकुलर में दो मॉलिक्यूल होते हैं, अब वो चाहे सेम हो, अगर दो मॉलिक्यूल सेम है तो उसको हम बोलते हैं होमो मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और जब दो मॉलिक्यूल डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं हेटेरोमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा हमने देखा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब विद इन ए मॉलिक्यूल आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी हो, तब आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इधर तक क्लियर है? इधर तक सब क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो एक लाइन लिखो, एक इंपॉर्टेंट लाइन, एक इंपॉर्टेंट लाइन नोट, जो भी बोल लो वो लिखो। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड लीड्स टू, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड लीड्स टू लो बॉइलिंग पॉइंट, या ये भी बोल लो हाई वोलेटिलिटी। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसकी वोलेटिलिटी वैसे भी हाई होती है, पहले लिख लो फिर समझाते हैं। लो सोलिबिलिटी, या ये भी बोल सकते हो लो सोलिबिलिटी या लो विस्कोसिटी as compared to compounds of intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या बोल रहे हैं हम कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाले कंपाउंड से। क्यों कम होता है समझो, ये सब भी देखते हैं, लो सोल्युबिलिटी वगैरह भी देखेंगे, पहले इसको समझो। देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल वाली एग्जांपल लेके करते हैं। ये आपका ऑर्थो, ये आता है क्वेश्चन कि क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपका था ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, है ना, तो इस केस में ऐसे बॉन्ड बन रहा था। और आपका पैरानाइट्रोफिनोल में क्या हो रहा था, पैरानाइट्रोफिनोल में आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था। ओके तो ये आपका पैरानाइट्रोफिनोल था, ये हम पीछे भी देख चुके हैं। तो देखो मैं क्यों बोल रहा हूं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिन के कंपाउंड्स के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा जिन कंपाउंड्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, मतलब किसी चीज़ को उबालना, और कोई चीज़ उबलेगी कब, जैसे पानी कब उबलता है, जब उसके वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है तभी तो बॉयल होना शुरू होता है, भाप बनना शुरू होती है।
समझ रहे हो? तो इस केस में तो आपका बॉन्ड मॉलिक्यूल के बीच में ही है। अगर इसके साथ में जो दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होगा इधर, तो इन दोनों की आपस में तो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इन दोनों की आपस में, लेकिन इस केस में एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और जब एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तभी तो बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होता है। अरे खुद में थोड़ा हो, सिंपल सी बात है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करना। जब दो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, उनके बीच में बॉन्ड जब वीक होता जाएगा तभी तो आपका उबलना शुरू होगा पानी। पानी क्यों उबलता है? कि जब उनके बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल है, अगर एक पानी है, एक वाटर मॉलिक्यूल ये रहा, एक वाटर मॉलिक्यूल ये रहा, ये दो, इनके बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी इस वाटर मॉलिक्यूल और इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, तभी तो भाप बन के उड़ना शुरू करते हैं, दूर दूर भागते हैं। ऐसे ही होता है। तो इस केस में तो दो मॉलिक्यूल के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, क्योंकि ये आपस में बना ले रहे हैं। और जब आपस में बना लेंगे तो इनके बीच में वीक हो जाएगी, इनके बीच में बनेगी ही नहीं, क्योंकि वो आपस में ही बना ले रहे हैं। लेकिन इस केस में इन दो के बीच में है, ए मॉलिक्यूल है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में है। तो जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होगी तो इनके केस में बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होगा। इन केस में बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में दो मॉलिक्यूल के बीच में आपकी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इसमें खुद के मॉलिक्यूल के अंदर ही है। और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल में, कि दो मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कितनी फोर्स है। दो मॉलिक्यूल के बीच में जितनी फोर्स ज्यादा होगी उतना अच्छा बॉइलिंग पॉइंट होगा। लेकिन इधर आपका इसके अंदर ही, उस मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जा रहा है, तो बाहर बनने की पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। इस केस में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, मतलब इस केस में बॉइलिंग पॉइंट अच्छा होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके केस में। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो अब दूसरी चीज, तो मतलब जिस केस में, मतलब ये समझ आ गया आपको कि जहां इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाला कंपाउंड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उनके कंपैरेटिवली जिनके केस में इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसलिए कभी कभी ये स्टेटमेंट पूछी भी जाती है, आता भी है क्वेश्चन इस पे, जेईई मेंस, नीट, जेईई एडवांस सब में पूछा गया है कभी ना कभी, कि वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल के। तो आप बोल सकते हो क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और इस केस में आपका इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और जहां इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज कंपेयर टू कंपाउंड हैविंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, आगे वोलेटिलिटी हाई होती है। जिस केस में इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो उसकी वोलेटिलिटी हाई होती है। वोलेटिलिटी हाई क्यों होगी? सिंपल सी बात है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो जल्दी उबल जाएगा, वोलेटाइल जल्दी हो जाएगा, है ना, भाप बन के उड़ने जल्दी लग जाएगा, तो उसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो अच्छे से वोलेटाइल हो जाएंगे, उड़ जाएंगे अच्छे से, है ना, ज़्यादा एनर्जी लगेगी नहीं इसको वोलेटाइल बनाने के लिए, तो इसके लिए इसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा है। अच्छा, आगे लो सोलिबिलिटी क्यों कम लो होगी? क्योंकि देखो इस केस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इस केस में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो जिस केस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उस केस में, जिस केस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी होगी उस केस में वाटर से ज़्यादा अच्छे घुल मिल जाएगा। अगर जब वाटर के साथ उसकी बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी या बॉन्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा तो इसका मतलब वाटर में ज़्यादा अच्छे से घुल गया। तो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, इसलिए आपकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होती है इस केस में, ठीक है। और इस केस में ज़्यादा होती है तो मतलब इस केस में कम होती है। और लो विस्कोसिटी भी लो होगी। विस्कोसिटी लो होने का मतलब क्या? कि मतलब गाढ़ापन कम होगा। गाढ़ापन ज़्यादा कब होता है? मतलब विस्कस कब होता है? जब ज़्यादा विस्कस तब ज़्यादा होता है जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी हो। इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी है दो मॉलिक्यूल के बीच में, इस केस में अच्छी नहीं है क्योंकि ये तो खुद के अंदर ही बना ले रहा है, दूसरे को तो ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी नहीं है इस केस में। तो जब दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी नहीं है तो मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट नहीं है, और जितना एक दूसरे से दूर मतलब अच्छे से ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो मतलब लूज है तो विस्कोसिटी कम होगी, विस्कस कम होंगे, है ना। तो विस्कस कम होंगे क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर दूर है इस केस में, ठीक बात है।
तो ये हमें समझ आ रहा है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है, वोलेटिलिटी हाई हो जाती है, सोल्युबिलिटी लो हो जाती है और विस्कोसिटी हमारी लो हो जाती है एज कम्पेयर टू कंपाउंड हैविंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो इसका बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट हाई है, अगर वोलेटिलिटी पूछे तो बोलोगे वोलेटिलिटी इसकी हाई है, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है और जल्दी उड़ जाते हैं, वोलेटाइल होते हैं ज़्यादा, तो इसकी वोलेटिलिटी हाई होगी। सोल्युबिलिटी पूछे तो सोल्युबिलिटी इसकी हाई होगी। क्यों इसकी सोल्युबिलिटी हाई होगी? क्योंकि इस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो सोल्युबिलिटी हाई होगी, क्योंकि वाटर के साथ जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतना अच्छे से घुल मिल जाएंगे, तो इस केस में सोल्युबिलिटी हाई होगी, इस केस में कम होगी। विस्कोसिटी लो क्यों होगी? विस्कोसिटी लो इसलिए है इसकी क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं या वीक है, इस केस में दो मॉलिक्यूल के बीच में अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इस करके इधर विस्कोसिटी आपकी कम होगी, इधर विस्कोसिटी आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है तो एक दूसरे से मॉलिक्यूल चिपके हुए तो गाढ़ापन ज़्यादा आएगा, विस्कस ज़्यादा होगा जो भी सोल्यूशन आपका होगा। ठीक बात है, तो ये ज़्यादा विस्कस होगा, एक कम विस्कस होगा। क्लियर बात है? तो ये याद है दो टाइप की आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी देख लिया और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी देख लिया। अब ये हमारा सारा कंसेप्ट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट इधर ही खत्म होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, मैं आपको 6-7 अलग अलग टाइप के जो हाइड्रोजन बॉन्ड पे क्वेश्चन आते हैं वो कराऊंगा और लास्ट में 3 एक्सेप्शन कराऊंगा, 3 एक्सेप्शनल कुछ चीज़ कराऊंगा, या एक्सेप्शनल भी नहीं स्पेशल केस कह सकते हो, स्पेशल केस कराऊंगा। बस वही क्या रहता है, अब आपका 6 आपके अलग अलग टाइप के जो हाइड्रोजन बॉन्ड के क्वेश्चन आते हैं वो कराना रहता है और 3 आपके एक्सेप्शन कराना रहता है। तो इसको लिखो और फिर उसके बाद शुरू करते हैं। लिख लो इसे।